बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहित अहमद शेख है। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ बायोलॉजी के हवाले से। लेकिन इस बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स जो घबराते हैं बायोलॉजी या बायोलॉजी के नाम से, वो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से घबराते हैं। अभी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं? ऐसे वर्ड्स जो बायोलॉजी के स्पेशल वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना लेने वाले, हेटरोट्रॉफ अपना खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करने वाले, सीसाइल एक ही जगह पर रहने वाले, मोटाइल एक जगह से हर दूसरी जगह पे ट्रेवल करने वाले, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके अंदर बहुत वास्ट मीनिंग छुपे हुए हैं। हम सारे के सारे सीरीज में इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर। हम बात करें अगर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से, तो हम ये देखते हैं कि बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स नॉलेज। अब लोगोस मीन्स नॉलेज देखें, वो नॉलेज किस चीज़ की दे रहे हैं आपको? वो लोग नॉलेज दे रहे हैं आपको जिंदगी की। अभी जिंदगी क्या है? जिंदगी माना ग्रोथ, जिंदगी माना ऑफस्प्रिंग का पैदा करना, और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम डिस्कशन में लेकर जाएं तो हम ये देखते हैं कि आपकी बुक कह रही है कि नेचुरल साइंस है। बायोलॉजी क्या है? एक नेचुरल साइंस है। अब नेचुरल साइंस का वर्ड यूज किया, ये क्यों किया? क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ लिविंग बीइंग्स को ही एड्रेस नहीं कर रही, ऐसे मैटर्स को भी डिस्कस कर रही है कि जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि लाइट, रोशनी, सॉइल, वाटर, मॉलिक्यूल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे जिंदगी रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कार्बन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं। उनको भी बायोलॉजी डिस्कस करती है, बायोलॉजी एड्रेस करती है, और ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम बात करें कि एक लिविंग बीइंग को हम ये कहें कि वो जिंदा है, या व्हाट इज लाइफ, आपकी बुक कह रही है व्हाट इज लाइफ, तो हम ये देखते हैं कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? डाइजेशन चाहिए। डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। यानी कि इसको अगर हम सिंपल वर्ड में कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी क्या करती है। बायोलॉजी बताती है कि डाइजेशन में आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब आपने खाना खाया, वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके सेल तक चला गया। और सेल में क्या हुआ? सेल के अंदर वो दोबारा टूटा और फिर एनर्जी का रिलीज हुआ। और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई तो आपने देखा कि आपकी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको हमने अंजाम दिया। अब अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की, अब ये रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को अमूमी तौर पे ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि ऐसा ही हम इस तरह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। बेसिकली कैसे? इस जो डाइजेशन के अंदर आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए थे ना, वो क्या हुआ? उन मॉलिक्यूल्स जो गए आप कहाँ पर? सेल में। अब वो सेल के अंदर मौजूद तो हैं, पर उनके अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन आएगी, उन्हें तोड़ेगी और उसमें से एनर्जी को रिलीज कर देगी। इस तरह से हमें एटीपी मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें नजर आती हैं, एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म माना बनाना,
और कैटाबॉलिज्म माना तोड़ना। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, हर वक्त यही होता रहता है, या तो कोई चीज़ बनती रहती है या कोई चीज़ टूटती रहती है। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन में और रेस्पिरेशन के अंदर। डाइजेशन में क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था टूटा, और रेस्पिरेशन में भी क्या हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था जिसको हम ग्लूकोज मान रहे थे, वो भी ऑक्सीजन की वजह से टूट गया। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मूवमेंट के लिए। अगर हम मूवमेंट में देखें तो प्लांट्स और एनिमल दोनों मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो सीसाइल मूवमेंट है, वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह मूवमेंट करते हैं, कर्वेचर मूवमेंट कहलाती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके अगर देखा जाए कि जानवर जो हमारे एनिमल्स मौजूद हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। किसके लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए। ठीक है। ग्रोथ, अब मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट को पहले होना चाहिए था और ग्रोथ को बाद में होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों, इसकी वजह है कि जो डेवलपमेंट का मीनिंग है कि किसी चीज़ का खदो खाल का बनना, उसकी आउटर लाइनिंग का बनना, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बच्चे का माँ के पेट में बनना डेवलपमेंट कहलाता है, और उसी खदो खाल का बड़ा हो जाना क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। बहुत सिंपल बात है, मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत सिंपल है। देखो इंसान ना, इंसान खुद जब तक मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए अगर हमें किसी काम को अच्छे तरीके से करना है। शॉर्टकट्स काम नहीं होते यार। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एस्क्रीशन के हवाले से। अब एस्क्रीशन क्या है, एस्क्रीशन माना कि ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देना जो किसी भी जानवर के लिए हार्मफुल हो। हार्मफुल का माना होता है नुकसानदेह। ठीक है। उसके बाद इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, इरिटेबिलिटी का मीनिंग है चिड़चिड़ापन। लोग भी माने डिक्शनरी का मीनिंग कहलाता है चिड़चिड़ापन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बायोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर किसी भी स्टिमुली के, यानी कोई भी स्टिमुली माना कोई एक ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जैसे पानी के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए हम क्या करें, जहाँ पे उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें, उसे हम क्या कहलाएंगे, इरिटेबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन आ जाती है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि दो एक इंडिविजुअल मिलकर एक नए इंडिविजुअल को जन्म दें, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि पेरेंट्स अपने ऑफ स्प्रिंग को जन्म दें, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे।